सांसद के प्रत्याशी हैं सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के नरदेश्वर दीक्षित जी, एनडी दीक्षित जी, जिसने एक माहौल की एक नई गरिमा देने का शुरू किया है। ये किसी रास्ते के मोहताज नहीं है, जो एक नया रास्ता बना करके सुभाष पार्टी को, अपने इस समाज को, भारत को अग्रणी दिशा में ले जाना चाहते हैं। और बताइए नरेश्वर जी, ये भारत का माहौल जो चल रहा है, इसमें आपके सांसद के प्रति क्या भूमिका होगी? मेरी भूमिका जो है, मैं भारतीय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने देखा कि हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी है, जबकि चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य जो है यह है कि जैसे महाराजा विक्रमादित्य जी जो थे, उनके राज्य में भी सारी जनता खुशहाल थी और हमारा भारत जो है एक बहुत बड़ा विकसित और विशाल भारत था, जिसकी सीमाएं रसिया और यूरोप तक लगती थी। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि मैं अब आपको बेरोजगारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो आज वर्तमान समय में किसी भी सरकार ने बेरोजगारी पर आज तक न तो कोई कदम उठाया है और न कभी संसद में चर्चा हुई। जैसे अभी 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार 28.7% जो है, भारत भूखे की गिनती में दुनिया में 111वां स्थान है। जबकि भारत में ज्वलंत समस्याएं हैं बेरोजगारी, कुपोषण, आतंकवाद, क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, असमानता, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, जो कि बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। जबकि भारतवर्ष में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है 67% कुपोषण के शिकार हैं। जबकि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ युवा, 1 अरब 40 करोड़ व्यक्ति है, जिनमें केवल भारत में 30 वर्ष से कम आयु के 53% व्यक्ति बेरोजगार है, जो भारत की अर्थव्यवस्था बोझ बने हुए हैं। जिसमें ICRER के अनुसार फेलो राधिका कपूर जी कहती हैं कि जनसंख्या एक बेरोजगारी का ज्वलंत उदाहरण है। इसी में मैसोचुसेट्स की मुख्य अर्थशास्त्री जेती घोष डॉक्टर CP चंद्रशेखर कहते हैं कि भारत में जनसंख्या जो है बेरोजगारी का ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें 15 करोड़ युवा वर्तमान में नौकरी प्राप्त करने के लायक है, जिनमें केवल 7 करोड़ 3 लाख लोगों को ही नौकरी उपलब्ध है। जबकि HSBC के अनुसार प्रमंजला भंडारी जी कहती है कि भारत वर्तमान में अगले 10 साल तक 7 करोड़ नौकरियों को उत्पन्न करे, जबकि सरकार के पास केवल अनुमान है 2 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार देना, न कि 4 करोड़ 60 लाख युवा बेरोजगार रहेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बोझ। आसानी में तो जरूर है, लेकिन कोई बात सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग को बीमार बना देती है, भूखे हृदय को देशभक्ति की गीत सुनाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। आज इतनी बेरोजगारी हो गई है कि लोग ये देश के साथ भी अदावत करने को तैयार है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाता है। हर आदमी गद्दारी तो कर सकता है, क्योंकि भूख पहली प्राथमिकता है। इस भूख दुख के प्रति बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर रही है, फिर आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? पार्टी जो है, जैसे मेरा जो उद्देश्य है, मैं जो चुनाव में आया हूं, मैं केवल ये सोच के आया हूं कि मेरे भारतवर्ष की शिक्षा और चिकित्सा यदि सुदृढ़ कर दी जाए तो बेरोजगारी जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। जबकि मेरा तो उद्देश्य ये भी है, यदि मैं जीत करके गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से आता हूं तो शिक्षा चिकित्सा फ्री करवाने का प्रयत्न करूंगा। 65 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को पेंशन देने का काम करूंगा।
भारत एक विकसित और विशाल बनाने का प्रयत्न करूंगा और यही आवाज मैं संसद में बार बार उठाऊंगा, जिससे कि मेरा भारत एक बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से निजात पाए। क्योंकि जब हमारे देश में चिकित्सा और शिक्षा जब सुदृढ़ होगी तो ऑटोमेटिक ही बेरोजगारी खत्म होने की रास्ता निकल आएगी। जब तक देश में शिक्षा और चिकित्सा मजबूत नहीं है, जबकि आज तक किसी भी पार्टी ने, जब से देश हमारा आजाद हुआ है या आज तक किसी भी पार्टी ने बेरोजगारी की समस्या को तो संसद में उठाया ही नहीं, जो कि उठाना चाहिए था। किसी ने शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान दिया ही नहीं है। जबकि मैंने अभी कहा था कि 5 वर्ष से कम के बच्चे 67% कुपोषण के शिकार होते हैं। तो कुपोषण क्या है? गरीबी। कुपोषण क्या है? परेशानियां। कुपोषण क्या है? उद्योग धंधों का न होना। कुपोषण क्या है? पूरा पेमेंट न, वेतन न मिलना, ये कुपोषण है। जबकि हमारे देश में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल दिया जाता है तो मात्र क्षेत्रवाद की राजनीति होती है, मात्र जातवाद की राजनीति होती है, मात्र असमानता की राजनीति होती है, मात्र यही इन्हीं मुद्दों पर ही राजनीति घूमती रहती है, सांप्रदायिकता की राजनीति होती है। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा को कभी सुदृढ़ करने का कोई कानून बनता ही नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन आजकल का माहौल यही बना हुआ है। एक पार्टी धर्म की बात करके धर्म की राजनीति करती है, दूसरी पार्टी जाति की बात करती है, कोई पार्टी क्षेत्र की बात करती है। आप ऐसे बिगड़े हुए माहौल में माहौल को सुधारने का कैसे प्रयत्न करेंगे? आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? इसमें इस व्यवस्था को कैसे सुधारेगी? इस व्यवस्था को सुधारने का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो शिक्षा है। यदि शिक्षा रूपी सीढ़ी हमारी सुदृढ़ कर दी जाएगी, शिक्षा रूपी सीढ़ी में हमारे में फ्री बच्चों को पढ़ाने का एक प्रोग्राम किया जाएगा, और जब शिक्षा हमारी फ्री हो जाएगी उसमें ऐसे विषयों को लागू कर दिया जाएगा जैसे आयुर्वेद जैसी जब शिक्षा पद्धति हमारे भारतवर्ष में कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक लागू हो जाएगी तो 80% बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। जो हमारी जो भारत देश की छात्राएं हैं वो घर पर ही अपना इलाज कर लेंगी, और उसका जो पैसा बचता है वो शिक्षा विभाग में लगा करके शिक्षा विभाग को फ्री करेंगे। ये हमारा प्रयत्न है, हमारी पार्टी का प्रयत्न है, हमारे समाज का प्रयत्न है। जब हम शिक्षा और चिकित्सा को विक्रमादित्य की तरह, महाराजा विक्रमादित्य की तरह शिक्षा और चिकित्सा को जब हम फ्री कर देंगे तो हमारे देश की जनता जो है ऑटोमेटिक खुशहाल और प्रसन्न होगी और बेरोजगारी खत्म होगी। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या जो हमारे में दिया गया कि नियोजन का काम बताया जाता धीमा है, जबकि नियोजन की जरूरत ही नहीं आएगी। जो छात्राएं शिक्षित होंगी वो आयुर्वेद के द्वारा खुद ही नियोजन कर लेंगी और बच्चे कम पैदा होंगे, जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बताया वहां जाता है जहां शिक्षित है। दवाइयां जो दी जाती हैं उनके पैसे बहुत महंगे हैं, नफीली दवाइयां दी जाती है जिससे लोग बेरोजगारी के शिकार बन जाते हैं। तो सीधी बात है कि जब हमारी शिक्षा मजबूत होगी, चिकित्सा मजबूत होगी तो भारत मेरा बहुत आगे बढ़ेगा, एक भारत विकसित और विशाल देश बनेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। ये क्या कारण है कि आज तक 70, 75, 76 साल देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन यहाँ की शिक्षा, चिकित्सा और ये जन संचालन का कोई भी व्यवस्था सही नहीं हो पाया? इसके लिए कौन कौन से कारक मजबूर करते हैं समाज को, देश को? इसके बारे में आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? पार्टी का ये उद्देश्य है, जैसे शिक्षा और चिकित्सा के बारे में आज तक 76 वर्ष हो गए लमसम किसी भी पार्टी ने इसको नहीं मजबूती से रखा, जबकि लोग उद्योगपति बनना चाहते हैं। कुछ स्कूल प्राइवेट कर दिए गए हैं जिनमें एक उद्योग धंधा चलता है। 1 लाख 2 लाख रुपए जो है डोनेशन लेके उनमें एडमिशन होते हैं। अब बताओ इतनी महंगी शिक्षा कौन प्राप्त कर सके? और उनका सहयोग जो भी सरकार आई, भारत देश में जो भी सरकार आई, उस सरकार ने उद्योगपतियों का इसी कारण सहयोग दिया कि वो पैसा उनके पास पहुंचता है और गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि गरीबों पर ध्यान दिया जाता तो शिक्षा को पहले सुदृढ़ करना ही होगा। यदि भारत देश को विकसित और विशाल बनाना है तो शिक्षा को फ्री लागू करना होगा, तभी भारत विकसित और विशाल हो सकता है, अन्यथा ये गरीबों का देश रहा है और रहेगा।
बहुत अच्छा, लेकिन एक बात प्रश्न और खड़ा होता है कि इस देश में शिक्षा के साथ साथ भोजन देना भी सरकारों ने सीख लिया है कि शिक्षा से लोग खुश ना हो तो भोजन से खुश हो जाए। और बिहार में चरवाहा स्कूल भी चला। ऐसी शिक्षा को देश में आप एक अलग से शिक्षा की बात करते हैं, क्या आपका समझ है, क्या ये चल पाएगा इस देश में? क्या ये देश का माहौल परिवर्तित होगा? जब व्यक्ति शिक्षित होता है तब वो व्यक्ति जो स्वतः ही सक्षम हो जाता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति में खुद इतना ज्ञान हो जाता है कि वो बेरोजगारी से लड़ सके। शिक्षित व्यक्ति में खुद इतना ज्ञान हो जाता है वो बेरोजगारी से लड़ सके और बेरोजगारी को समाप्त कर सके। जब शिक्षित होगा तो कार्य होगा, जब कार्य होगा तो आदमी सुखी रहेगा। और जब शिक्षित ही नहीं होगा, हमारे देश में शिक्षा इतनी जंजर है कि मैं अभी किसी से पूछ दूं कि बेटा वह जाता है जरा बता दो, तो कम से कम 70% बच्चे इस बात की इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। शिक्षा हमारे बहुत डाउन है। बहुत अच्छा आपने सारी बात कही। निश्चित रूप से आंशिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से आप इस देश की तकदीर बदलना चाहते हैं, तस्वीर बदलना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।